Okay, sorry got late today. First time in my career that I was late for my lecture. Never happened before, but yes, okay, it has happened today. Somehow, I don't know why, but yes. Okay, so we will start with ischemic heart disease, IHD, right? Don't have much time to waste today. Need to finish it off. So it's an interesting topic, a small but interesting topic, and we will inshallah cover it today. So basically, ischemic heart ischemia. What does ischemia mean? Anybody who can tell me what is ischemia? Ischemia is lack of blood supply, right? That is ischemia. So usually it results from if we are talking about ischemic heart disease, ठीक है कि अगर हार्ट में ischemic disease क्यों होगी तो डेफिनेटली जो हार्ट की अपनी मसल्स जो अपनी ब्लड सप्लाई है ठीक है उसकी इनसफिशिएंसी की वजह से होगी एंड दैट सप्लाई इज कॉल्ड कॉरोनरी ब्लड सप्लाई ठीक है तो इसका मतलब कॉरोनरी ब्लड सप्लाई या कॉरोनरी ब्लड फ्लो की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो ischemic heart disease होगी टोटल दुनिया में जो ओवरऑल डेथ्स हैं इसकी वजह से डेथ्स का जो टोटल है वो 35% जो है वो इसकी वजह से विच इज अ ह्यूज ह्यूज परसेंटेज ठीक है सडन भी हो सकती है एक्यूट हो सकती है सडन का मतलब ये एक्यूट है ठीक है यानी कि एकदम विदाउट एनी वार्निंग विदाउट एनीथिंग इट जस्ट कम्स ऑन अच्छा उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं एक्यूट कॉर्नरी इक्लूजन हो सकती है फिब्रिलेशन हो सकती है फिब्रिलेशन आप पढ़ चुके हैं कॉर्नरी इक्लूजन मतलब कि किसी भी कॉर्नरी वेसल जो हमने कल पढ़ी थी और लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी जो कॉर्नरी वेसल्स हमने पढ़ी थी तो उनमें से किसी का भी ओक्लूजन हो सकती है ठीक है तो उसकी कोई इक्लूजन हो सकती है जिनकी उसकी कोई रुकावट हो सकती है उसमें ठीक हो गया या फिर अगेन ये भी होगी बेसिकली रुकावट ही ठीक है कॉर्नरी आर्टरी स्पैज कि अगर आपकी कोई कॉर्नरी आर्टरी एकदम उसका इतने बुरे स्पैज में चली जाए कि उससे ब्लड फ्लो आगे कर ही ना सके ठीक है तो भी यही इस्केमिक हार्ट डिजीज वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है ठीक स्लोली भी हो सकती है जो कि इसका अक्सर जो इसका प्रोसेस है ठीक है जो इसका ये इस्केमिक हार्ट डिजीज का प्रोसेस अक्सर स्लो है इट टेक्स years टू डेवलप ठीक है ये कोई एकदम तो कभी कभी होती है लेकिन ये जो हाँ जब होती भी है एकदम हमें नजर आता है यार कि इसको एकदम अभी अच्छा वाला बैठा था हार्ट अटैक हो गया तो उसके पीछे कई years का बिल्डअप होता है जिसकी वजह से वो हो रहा होता है ठीक है वीक्स टू years लगते हैं ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ द हार्ट पंपिंग प्रोसेस हार्ट का जो पंपिंग प्रोसेस है वो आहिस्ता 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 आपका अगर हार्ट के साथ कुछ इश्यूज आने शुरू हो चुके हैं ठीक है तो वो क्यों आएंगे उसकी आगे रीजन है कहीं वो हम आगे बात करेंगे ठीक है कि वो क्या रीजन हो सकते हैं अच्छा एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने बात की कि ईयर्स लगते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस क्या है ये कौन बताएगा मुझे जल्दी से एनी आइडिया कि क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस व्हाट हैपेंस इन एथेरोस्क्लेरोसिस आपने बायो में भी पढ़ा होगा आपने फिजियो में भी पढ़ा है मेरा ख्याल है पीछे डेपोजिशन ऑफ फैट ठीक है और फिर उसकी उस डेपोजिशन की आगे फर्दर फाइब्रोसिस ठीक है तो दिस इज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ठीक है नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स आप कह सकते हैं बिल्कुल ठीक है ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स जो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज है ना बेटा रूज ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है ठीक है यस डेपोजिशन ऑफ फैट एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बिल्कुल ठीक है ये आंसर सारे ठीक है तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में और एथेरोस्क्लेरोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस आपने कर लेना ठीक है दैट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है वो तो हर बंदे में होती है विद द पैसेज ऑफ एज वो एजिंग प्रोसेस है आपकी जो वॉल्स हैं वेसल्स की कॉर्नरी वेसल्स की वो हार्डन्ड हो जाती है सारी हो जाती हैं सिर्फ वो कॉर्नरी वेसल्स की सारी हो जाती हैं और उनमें से क्योंकि वो हार्ड हो जाती हैं इसकी वजह से ख़ास तौर से जो बड़ी आर्टरीज हैं उनकी हम ज़्यादा बात करते हैं इसमें क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब हमने बात की थी तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है इसलिए हमने कहा था ओल्ड एज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है और पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक तो वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है एथेरोस्क्लेरोसिस में इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन
वो तो खैर दुनिया की हर बीमारी जो है उसको हम जेनेटिक्स पे डाल सकते हैं, और है भी, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। तो या तो वो बंदा जेनेटिकली प्री डिस्पोज है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, ओवरवेट्स में और ओबीज पीपल में इसका चांस ज्यादा है, उन लोगों में ज्यादा है जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उन लोगों में ज्यादा है जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी आर्टरीज या और उनकी जो वेसल्स हैं वो डैमेज होती रहती हैं, ठीक है, और वहां पे प्लाक्स बनते रहते हैं, ठीक है। डायबिटीज क्यों फेवर करती है इसको, एथेरोस्क्लेरोसिस को? क्योंकि डायबिटीज में जो मेन प्रॉब्लम है वो इंसुलिन लैक है। आप वो इंसुलिन लैक है, और इंसुलिन जब जिस बंदे में इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रही होती, जो डायबिटिक होता है, तो ब्लड शुगर लेवल तो उसमें ज्यादा होता ही होता है, उसमें ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स बहुत ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन होने से रोकता है, ठीक है। तो जब वो इंसुलिन नहीं होती तो फैट ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होती है, ठीक। उसकी वजह से, उस फैट ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो फैट डेपोजिशन भी फेवर होती है, एनकरेज होती है, यानी कि फैट डेपोजिशन एनहांस हो जाती है, तो उसी की वजह से ये फिर बनना शुरू हो जाते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या है कि चाहे ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज टू द एंडोथेलियम ऑफ द कॉर्नरी वेसल्स, उनको डैमेज हुआ, डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल beneath the endothelium at many points in arteries, invaded by fibrous tissue and become calcified, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन गया। सो ये जब बनते हैं तो दे प्रोट्यूड इनटू द वेसल, ठीक है। ये वेसल ल्यूमन में प्रोट्यूड करना शुरू कर देते हैं। जब ये प्रोट्यूड करते हैं वेसल ल्यूमन में, तो आया ये उसको आइदर दे विल ब्लॉक इट पार्शियली और दे विल ब्लॉक इट कंप्लीटली, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्वेरिटी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, ये हमें पता चलेगा कि इसका जो है वो रिजल्ट कितना बुरा आएगा। जितनी बुरी ब्लॉकेज होगी उतना बुरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और जो इनिशियल पार्ट ऑफ मेजर कॉरोनरी आर्टरीज हैं वो फेवरेट जगह है इसके बनने की, ठीक है। इनिशियल पार्ट ऑफ जो मेजर कॉरोनरी आर्टरीज हैं, दोज आर द फेवरेट प्लेसेस जहां पे कि ये बनती है, ठीक। चलिए, ये तो हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। एक्यूट कॉरोनरी ओक्लूजन, ये भी अमूमन उन्हीं में ही बनती हैं जिनमें कि ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस चल रहा होता है। ये एक नॉर्मल बंदे में, जिसकी नॉर्मल टोटल कॉरोनरी सर्कुलेशन चल रही है, नॉर्मल कॉरोनरी आर्टरीज हैं, उसमें ये एक्यूट कॉरोनरी ओक्लूजन नहीं होती। ये उन्हीं में ही होती है एक्यूट कॉरोनरी ओक्लूजन जिनमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं एक्यूट और क्रॉनिक, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक एक्यूट प्रोसेस नहीं है, दैट इज अ क्रॉनिक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन जब वो अपना रिजल्ट शो करता है तो यस, उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है, जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होती हैं, वो जरूर एक्यूट होती है, ठीक है। तो एक्यूट कॉरोनरी ओक्लूजन जो है वो इट्स अ रिजल्ट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो है वो क्या कर सकता है? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ब्रेक्स थ्रू द एंडोथेलियम। जब ये बन रहा हो, जब ये बनता जाता है, बड़ा होता जाता है, जैसे हमने इसके बनने का भी प्रोसेस पीछे हमने पढ़ा, इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फ्लोइंग ब्लड। अगर आपने ब्लड पढ़ा हुआ, ठीक है, तो अगर ब्लड को डायरेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन दिस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फ्लोइंग ब्लड, तो इसका मतलब है कि ये ब्लड को इंजरी कॉज कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था उसमें हीमोस्टेसिस वाले चैप्टर में कि अगर ब्लड को डायरेक्ट इंजरी कॉज हो रही है तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? कौन सा क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा? इंट्रिंसिक, ठीक है। जब डायरेक्ट इंजरी होगी तो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, तो यहाँ तो डायरेक्ट इंजरी हो रही है ना ब्लड को, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो है वो प्रोट्रूड कर गया ल्यूमन में, और ब्लड उसको हर दफा उसके साथ फ्रिक्शन लेके गुजर रहा है, ठीक है। सो क्या होता है जी, प्लेक है, इट प्रेजेंट्स अ रफ सरफेस। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो नेचुरल एंटी कोएगुलेंट्स है उसमें एक स्मूथ सरफेस ऑफ द वेसल्स भी है, ठीक है। तो वो अब स्मूथ नहीं रही, वो अब रफ हो गई उस जगह से जहां से प्लेक प्रोट्रूड कर गया, ठीक है। सो ब्लड प्लेटलेट्स जो है उसको एडहेयर करते हैं, फाइब्रिन वहाँ डिपॉजिट होती है, रेड ब्लड सेल्स जो उसमें एंट्रैप होते हैं, और ये एक पूरा क्लॉट बन जाता है, ठीक है। एंड इट ग्रोज अंटिल इट ओक्लूड्स द वेसल, और वो तब तक बड़ा होता रहता है जब तक कि वो वेसल को ओक्लूड नहीं कर लेता, ठीक है। ओके, अब नाउ ये तो एक बात होगी कि इट कैन
partially or completely block the vessel. एक और जो इससे भी खतरनाक बात है, which is even more dangerous, that is कि this clot can break away from the atherosclerotic plaque. ठीक है, ये जो क्लॉट एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक पे बन रहा है, ये किसी भी वक्त ब्लड के फ्लो की वजह से, उसकी फ्रिक्शन की वजह से ये अपनी जगह से डिसलॉज हो सकता है. दैट इज इवन मोर डेंजरस. क्यों? क्योंकि देन इट कैन ब्लॉक सम पेरिफेरल ब्रांच ऑफ द कोरोनरी आर्टरियल ट्री. ठीक है, ये उसको जाके ब्लॉक कर सकते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, जब ये एक जो है थ्रोम्बस, इसको हम बेसिकली ये जो क्लॉट बनता है जो एक क्लूड कर रहा होता है किसी भी वेसल को, इसको जब हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बस. ठीक है, लेकिन जब ये अपनी जगह से डिसलॉज हो जाता है तो हम इसको कहते हैं एम्बुलस. ठीक है, जब तक ये वो अपनी जगह पे अटैच्ड है इट्स अ थ्रोम्बस. जब ये वहां से डिसलॉज हो गया तो इट विल बिकम एन एम्बुलस. तो इसको हम कहते हैं कोरोनरी एम्बुलस, क्योंकि ये किसी और पेरिफेरल, क्योंकि जब ये वहां से मेन जगह से टूटेगा तो आगे जहां पे जो ल्यूमेन या डायमीटर ऑफ द वेसल जो है वो और थोड़ा सा कम हो जाएगा, वहां जाके ये इट विल ब्लॉक. ठीक है, ये उसको ब्लॉक कर देगा क्योंकि ये उससे आगे जा नहीं सके, और उससे आगे का जो एरिया है उसको ब्लड सप्लाई एकदम बंद हो जाएगी. ठीक है, और उसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक, तो ये इसको हम कहते हैं कोरोनरी एम्बुलस, ये जो बनता है. अच्छा, दूसरी बात हमने की थी कि ऑक्लूजन हो सकती है जो एकदम हो जाए, वो क्या है, लोकल मस्कुलर स्पैज्म हो सकता है. ठीक, ये किस वजह से होता है, हो सकता है कि वही जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है, ठीक है, वो जब बाहर प्रोट्रूड करता है कोरोनरी आर्टीरियल वॉल्स के, तो उसके एजेस जो है ना वो स्टिमुलेट होते हैं. डायरेक्ट इरिटेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टीरियल वॉल बाय द एजेस ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक, आर्टीरियोस्क्लेरोटिक लिखा हुआ है व्हिच आई डोंट एग्री. इसको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ही होना चाहिए, क्योंकि आर्टीरियोस्क्लेरोटिक प्लेक कोई नहीं होता, तो एथेरोस्क्लेरोटिक ही होता. ठीक है, अच्छा, तो डायरेक्ट इरिटेशन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द कोरोनरी आर्टीरियल वॉल बाय द एजेस ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक. ठीक है, वो जो डायरेक्ट इरिटेशन है स्मूथ मसल्स की, वो वहां से लोकल नर्वस रिफ्लेक्सेस अराइज होते हैं और उसकी वजह से एक्सेस कोरोनरी वॉल वेस्कुलर वॉल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है. और ये बात इन सर्टेन कंडीशन इट कैन बी सो सीवियर, ये स्पैज्म इतना सीवियर हो सकता है कि ये सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेसल इसको हम कह सकते हैं. जिनके जैसे थ्रोम्बस जो है वो ब्लॉक कर देता है वेसल को, उसी तरह ये स्पैज्म भी इसको ब्लॉक कर देता है. लेकिन क्योंकि ये असल में कोई थ्रोम्बस नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेसल. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मस्कुलर स्पैज्म है. इट कैन बी टेम्परेरी, it can be for a few seconds, it can be a few minutes, or it can be even longer. ठीक है, तो ये अच्छा. अब इन सारी चीजों में जो एक लाइफ सेविंग चीज है वो क्या है? ठीक है, ये जो हम कह रहे हैं कि ये एकदम एक वेसल जो है, कोरोनरी वेसल जो है वो ब्लॉक हो गई, वो चाहे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की वजह से हुई, वो चाहे डायरेक्ट स्टिमुलेशन की वजह से हुई, वो चाहे स्पैज्म की वजह से हुई, वो जिस भी वजह से हुई. ठीक है, वो चाहे किसी एम्बुलेंस की वजह से हो गई, तो ब्लड तो आगे जाना बंद हो गया ना. ठीक है, इसका मतलब है जहां ब्लड जाना बंद हो गया उसके आगे के मसल के लिए प्रॉब्लम्स है. ठीक है, वहां मसल को सप्लाई नहीं जाएगी और उस मसल की इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी. और अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसको हम कुछ देर में रिवर्स नहीं कर सकेंगे तो क्या क्या स्टार्ट हो जाएगा आगे? नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी. नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी तो फिर डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो फिर वो सेल्स वंस दे विल डाई दे वोंट बी रिप्लेस्ड, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आनी. ठीक है, that part of heart will become non-functional then. ठीक है, तो degree of damage to the heart muscle is mainly depicted by the degree of collateral circulation that has already developed. ये देखो, ये जो collateral circulation है ना, ये एक नेचर की तरफ से आप समझ लें अल्टरनेटिव रूट फॉर द ब्लड सप्लाई है. ठीक है, ये आप उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वैसे collateral circulation. अच्छा, ये जो collaterals हैं ये अमूमन जब ये थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती हैं, चाहे जो आपकी मेन आर्टरी है या जो मेन वेसल है वो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है, तो फिर भी नेचर थोड़ी बहुत कोलैटरल्स जो है वो जरूर डेवलप साथ कर देती है. ठीक है, नाउ दीज कोलैटरल्स, इनमें अमूमन ब्लड नहीं जा रहा होता, बड़ा मिनिमल सा ब्लड जा रहा होता है. ठीक है, लेकिन जब ये ओक्लूजन होती है तो उसके बाद ये मिनट्स में ओपन हो जाता है. ठीक है, विद इन मिनट्स ये ओपन हो जाती है. ठीक, नाउ जो हमारी थोड़ी सी रिलेटिवली लार्जर कोरोनरी आर्टरीज हैं एक नॉर्मल हार्ट की,
वो ज़्यादा कम्युनिकेशन इस तरह की शो नहीं करते, ठीक है। वो ये जो कोलैटरल कम्युनिकेशन है ये ज़्यादा शो नहीं करती, ठीक है। लेकिन ये जो ज़्यादातर हमें मिलता है, जो कोलैटरल सर्कुलेशन है, ये मिलती है स्मॉल आर्टरीज जिनका साइज़ क्या होता है 20 to 250 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। ये उनमें ये एनास्टोमोसिस हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। क्योंकि उसकी रीज़न क्या है कि कोलैटरल सर्कुलेशन आपने उस चैप्टर में भी पढ़ा था, वो लॉन्ग टर्म ब्लड कंट्रोल के टॉपिक में, कि लॉन्ग टर्म लोकल ब्लड कंट्रोल जो है उसमें जो है वो कोलैटरल्स डेवलप हो जाती हैं, नई वेसल्स बन जाती हैं। तो कोलैटरल्स आर बेसिकली न्यू वेसल्स, ठीक है। तो जो लार्ज कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनको अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, तो उनमें से ब्लड मुनासिब गुजरता रहता है, इसलिए उसमें हमें कोलैटरल्स बड़ी कम मिलती हैं। और अगर आपको मैं फैक्ट बताऊं तो ये जो हम कहते हैं कि जी एक बंदे के इतनी वेसल्स ब्लॉक हैं, ट्रिपल वेसल डिजीज है, डबल वेसल डिजीज है, सिंगल वेसल डिजीज है, तो वो एक्चुअली थोड़ी स्मॉलर ब्रांचेज होती हैं। वो बड़ी अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो फिर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता कोई भी। वो जो हमारी 2 बड़ी या 3 बड़ी आर्टरीज हैं, कॉर्नरी आर्टरीज हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो फिर तो वो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, मुमकिन ही नहीं, क्योंकि a big part of the myocardium would not be supplied with the nutrients and blood supply, ठीक है। तो वो तो जिंदा ही नहीं रह सकता, मुमकिन नहीं। तो आगे जो उनकी रिलेटिवली स्मॉलर ब्रांचेज हैं जिनका डायमीटर उसने बताया 20 to 250 माइक्रोमीटर है, उनमें ब्लॉकेज आने का चांस ज्यादा होता है। और क्योंकि उनमें स्लोली, और वो भी स्लोली आती है, तो सडनली नहीं आ जाती, वो ब्लॉकेज क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती है, इसलिए उसके साथ साथ ये कोलैटरल्स भी नेचर डेवलप करती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ती जाती है कुछ ना कुछ कोलैटरल्स भी साथ डेवलप होती जाती है, ठीक। तो जब इन किसी आर्टरीज में, लार्जर ब्रांचेस में, ये जो नॉट द लार्जर थ्री लार्ज कॉर्नरी आर्टरीज, उनकी बात नहीं मैं कर रहा, जो उनकी लार्जर ब्रांचेस हैं, रिलेटिवली लार्जर ब्रांचेस हैं, जब उनमें ओक्लूजन होती है तो द स्मॉल एनास्टोमोसिस बिगिन टू डायलेट विद इन सेकेंड्स। तो ये जो कोलैटरल्स होते हैं, जो एनास्टोमोसिस होते हैं, दे स्टार्ट डायलेटिंग विद इन सेकेंड्स, ठीक है। Now the blood flow through these collaterals is usually less than half that that is needed to keep alive most of the cardiac muscles that they now supply. तो वो जो सप्लाइंग एरिया होता है जिससे कि ये बेसिकली ये एक कॉर्नरी आर्टरी जिसको सप्लाई कर रही थी और वो क्लूड हो गई, तो अब उसके कोलैटरल्स के थ्रू जो है वो लेस देन हाफ द ब्लड जाएगा व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड टू कीप जस्ट टू कीप देम अलाइव, ठीक है, जो कि उनको जिंदा रखने के लिए होगा, बस उसका ऑलमोस्ट हाफ जाएगा, यानी कि बिल्कुल मिनिमल किस्म। कोलैटरल्स कभी भी 100% ब्लड सप्लाई नहीं लेके जाते, एटलीस्ट इनिशियली। बाद में जब ये और ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जब ये और ज़्यादा डायलेट कर जाती हैं, तो तब ये शायद एट रेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, ये शायद 100% ब्लड हमें दे देती है, बट नॉट इनिशियली बिल्कुल नहीं देती, बहुत कम, हम लेस देन हाफ, जो कि सिर्फ इंसान को मरने नहीं देता, या उस एरिया के सेल्स को फौरी तौर पे मरने नहीं देता, थोड़ा सा टाइम बाय कर देती है, ठीक है। So blood flow through these collaterals is usually less than half that needed to keep alive most of the cardiac muscles that they now supply. Now the diameters of the collateral vessels do not change much for the next 8 to 24 hours. ठीक है, इनिशियली ये थोड़ा सा इनका डायमीटर बढ़ा, ये ओपन हुई, ठीक है, ये जो कोलैटरल्स थी, लेकिन इनका डायमीटर नेक्स्ट 8 to 24 आवर्स में इनमें कोई चेंज नहीं आती, वही अमाउंट ऑफ लेस देन हाफ अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई जो है वो जाती रहती है, ठीक है। लेकिन अगले 2 से 3 दिन में जो कोलैटरल फ्लो है, ये अपना जो कोलैटरल ब्लड फ्लो है वो डबल हो जाता है, ठीक है, 2 से 3 दिन में डबल हो जाता है। वही जो भी मैं आपसे कह रहा था कि कुछ देर में जब ये अपने आप को मजीद डायलेट भी कर लेती हैं और कुछ नई भी बन जाती हैं, तो रीचिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल कॉर्नरी फ्लो विद इन अबाउट 1 मंथ, ठीक है। तो ये जाके 1 मंथ में जाके ये अपना पूरा वो ब्लड फ्लो अटेन करती हैं जो कि रेस्ट पे हार्ट को चाहिए। रेस्ट पे मैं बार बार कह रहा हूँ, रेस्ट पे, एक्सरसाइज नहीं हो सकती इसके साथ, ठीक है। कोलैटरल्स कभी भी एक्सरसाइज को सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनका डायमीटर और उनकी जो है वो ब्लड फ्लो इतना नहीं होता कि उन पे एक्सरसाइज भी की जा सके। उनके ऊपर टोटली स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के साथ काम किया जा सकता है या जिंदा रहा जा सकता है,
काम नहीं किया जा सकता, जिंदा रहा जा सकता। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कोलैटरल चैनल्स हैं, दे कैन ओवरकम ऑलमोस्ट कंप्लीटली वेरियस डिग्रीज ऑफ कोरोनरी इक्लूजन इफ द एरिया ऑफ द मसल इन्वॉल्व्ड इज नॉट टू ग्रेट। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तो एरिया ऑफ द मसल इन्वॉल्व बहुत बड़ा है, ठीक है, तो फिर शायद कोलैटरल्स सारे को बचा ना सके, कुछ एरिया जरूर नेक्रोसिस में जाएगा। ठीक है, कुछ एरिया जरूर नेक्रोसिस में जाएगा, यानी कि कुछ एरिया में जो है उसके सेल्स की डेथ होनी है। वो आगे हमें भी देखेंगे कि वो कैसे होती है और उसका पैटर्न क्या होता है उन वो एरियाज के डेथ के होने का। ठीक है, तो उसने जो है वो कुछ एरिया ने फिर जरूर जो है वो उसकी डेथ होनी है, सारा एरिया फिर वो नहीं बचा सकते कोलैटरल, कुछ एरिया बचा लेंगे लेकिन सारा नहीं बचा सकते। उसका एक बड़ा सीधा सा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जितना डीपली सिचुएटेड एरिया होगा ना, सेंटर ऑफ द इन्फार्क्ट जो होगा, वहां तक कोलैटरल्स का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और जो सेंट्रल एरिया ऑफ द इंजर्ड मसल है, ठीक है, वहां पे डेथ पहले स्टार्ट हो जाएगी, वहां सबसे पहले, क्योंकि वहां कोलैटरल्स पहुंच नहीं रही, वहां ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं रही, जो पेरिफेरल एरिया होगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे वो भी देखते हैं। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस वो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक ईयर्स का प्रोसेस है, स्लोली कोरोनरी आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और इसके साथ साथ ही कोरोनरी कोलैटरल्स जो है वो डेवलप होती रहती हैं। अब आपने कई लोगों को देखा होगा कि यार वो कहते हैं जी वो बंदा देखें जी रोज ऑफिस जाता था, आता था, अच्छा भला था, लेकिन एकदम उसको हार्ट अटैक हो गया। बस वो थोड़ा सा एकदम उसको तेज सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ गई, या उतरनी तेज सीढ़ियाँ चढ़ा है, या थोड़ा सा उसको भागना पड़ गया किसी वजह से, या तेज चलना पड़ गया, तो एकदम उसको हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, तो एट रेस्ट जो है ना, वो कई साल तक ये चीज हमें रियलाइज ही नहीं होती बाज लोगों में कि इसमें इसकी कोरोनरी आर्टरीज में प्रॉब्लम आ चुकी, क्योंकि उसकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, तो या तो ये जो जब अटैक जब आता है तो फिर आज दो कंडीशन होती है, या तो वो ओक्लूजन आहिस्ता आहिस्ता होते 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 इतनी बढ़ गई होती है कि अब जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई इवन एट रेस्ट जो है वो भी नहीं जा रही होती, या फिर वो बंदा जैसे मैंने बताया कि किसी उसको समहाउ किसी एक्सर्शन में इंडल्ज होना पड़ जाता है। ठीक है, तो फिर ये बात सामने आती है कि यार इस बंदे के तो जब उसकी एंजियोग्राफी होती है तो पता चलता है कि ओहो हो, इसकी तो ये भाई ये 2-3 इसकी तो वेसल्स ही ब्लॉक। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली है कि ये जो हमारी कोलैटरल वेसल्स हैं, ये भी इनमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसीलिए याद रखें, नेचर कभी एक कोलैटरल नहीं बनाती, नेचर हमेशा एक से ज्यादा कोलैटरल्स बनाती है, ताकि चलें अगर कोलैटरल्स में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए तो कम से कम सारों में इकट्ठी तो नहीं आ जाएगी ना, और जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएगी और कोलैटरल्स नेचर डेवलप करती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये बात भी समझने वाली है कि कोलैटरल्स जो है दे आर नॉट, वो कोई फरिश्ता नहीं है, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि वो भी वेसल्स ही है ना, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अच्छा, अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये मैं आपको बता चुका हूँ बेसिकली ये है क्या, कि जब area of the muscle that has either zero flow or so little flow that it cannot sustain cardiac muscle function is said to be infarcted. ठीक है, तो area of muscle जहां पे कि या तो is it possible to diagnose the coronary artery occlusion before a heart attack result? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल एंजियोग्राफी पे, बिल्कुल एंजियोग्राफी पे हो सकता है बेटा, और होता है, बहुत सारे लोगों में होता है, कई लोगों में एक्सीडेंटल, वैसे ही वो जाते हैं रूटीन में एंजियोग्राफी, कहते हैं अच्छा जी चले, कई लोगों को होता है कि जी अब मेरी उम्र 50 साल हो गई है जी, मुझे अब अपने सारे टेस्ट जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे करवाने चाहिए, तो वही बंदा जब जाता है उसमें अपना टेस्ट करवाने इसका, कहता है जी मेरी एंजियोग्राफी भी कर दें। हालांकि एंजियोग्राफी इतना इलेक्टिव प्रोसीजर नहीं है, लेकिन अगर कोई पे करने को तैयार है, ठीक है, तो यस वो कर देंगे, उनका क्या जाता है, उन्होंने तो पैसे लेने और कर देंगे। ठीक है, वो कर देंगे। ठीक, तो उसमें बिल्कुल डायग्नोज हो सकता है कि यार ये बंदा चाहे अच्छा भला आया हमारे पास, खुद चल के आया, खुद चल के जा रहा है, लेकिन इसका तो प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है बच्चे। अच्छा, तो जब ब्लड फ्लो इतना कम हो जाए कि जो कार्डिक मसल है वो अपना फंक्शन सस्टेन ना कर सके, ठीक है, तो फिर जो है हम उसे कहते हैं कि ये एरिया इन्फाक्टेड हो गया। ठीक है, नाउ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कोलैटरल ब्लड
हमने कहा ना कि कोलेट्रल्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेवलप हुई होती है। तो कोलेट्रल जो ब्लड इट बिगिंस टू सीप इनटू द इन्फेक्टेड एरिया, वो इन्फेक्टेड एरिया में, क्योंकि शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा एकदम उनका डायमीटर बढ़ता भी नहीं है, ठीक है, इनिशियली 8 से 24 आवर्स में, ठीक, तो बड़ा थोड़ा थोड़ा सा ब्लड उस एरिया में जाता रहता है, ठीक। प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ द लोकल ब्लड वेसल्स, जो लोकल ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि अब देखो मैसेज लोकल ब्लड वेसल्स को क्या जा रहा है कि इस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, एक लोकल एरिया में, तो हमने तब क्या पढ़ा था कि जो लोकल वेसल्स होती हैं वो डायलेट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ द लोकल ब्लड वेसल्स प्लस द कोलेटरल ब्लड causes the area to be filled with stagnant blood, ठीक है। जो इन्फेक्टेड एरिया है, ठीक, वहां पे ब्लड जो है वो पूल करना शुरू कर देता है, ठीक। अच्छा, मसल फाइबर्स यूज ऑल द ऑक्सीजन इन द ब्लड, hemoglobin becomes totally deoxygenated। अब जब वहाँ जो मसल फाइबर्स हैं, वो जो थोड़ा बहुत ब्लड वहाँ पे आया है, जो वहाँ पे खड़ा हो रहा है, पूल हो रहा है, उसको वो उसमें से जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। गो के वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो जितनी भी है, जितनी भी वहाँ आती है उसको यूज कर जाते हैं। तो उस एरिया में जो ब्लड पूल हो रहा है और वहाँ जो हीमोग्लोबिन है उसको वो डीऑक्सीजनेटेड हो रही है, तो जब वो डीऑक्सीजनेटेड होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। So the infected area gives a bluish brown tinge। जो infected area है मसल का, due to this deoxygenated hemoglobin, उसका जो tinge है, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो bluish brown हो जाता है, ठीक है। अच्छा, blood vessels of the area become engorged despite lack of blood flow, ठीक है। अब वो जो वेसल ब्लॉक हुई हुई है, ठीक, वहां पे वो क्या करेंगी, वो अपने आप को डायलेट करने की कोशिश करेंगी, एंगॉर्ज हो जाएंगे, लेकिन ब्लड फ्लो आगे नहीं जा रहा वहां से, जो जितना भी जा रहा है वो कोलेटरल से ही जा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि परमिबिलिटी ऑफ द वेसल वॉल इंक्रीजेस एंड कॉजिंग लोकल मसल टिश्यू एडीमा। इन्फेक्शन तो पहले हो ही गई है ना वहां पे ब्लॉकेज की वजह से। अब उस ब्लॉकेज को कॉम्पनसेट करने के लिए एक तो कोलेटरल्स काम कर रही है, दूसरा वो जो ब्लॉक्ड वेसल है उसका पिछला एरिया जो है वो अपने आप को डायलेट कर रहा है, एनगॉर्ज कर रहा है, वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है। जब वहां पे एक्यूमुलेट हो गया ब्लड और वो वेजोडाइलेट कर गई, तो जब भी वेजोडाइलेशन होती है या एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होता है, तो वहाँ क्या होता है, हमेशा परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब परमेबिलिटी बढ़ी तो टिश्यू जो फ्लूइड बाहर आना शुरू हो गया, बाहर आया तो इसका मतलब है कि उसने इंटरस्टिशियल एडीमा कॉज करना शुरू कर दिया, एक्सटर्नल, जिसे हम एक्सटर्नल एडीमा भी कहते हैं, इंटरनल एडीमा और जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा कहते हैं, वो उसने कॉज करना शुरू कर दिया, ठीक है। नाउ एक और रीजन जिसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, कार्डियक मसल सेल्स बिगिन टू स्वेल बिकॉज ऑफ डिमिनिश्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। देखो, कार्डियक मसल्स जो हैं, जो उस एरिया इन्फेक्टेड एरिया के कार्डियक मसल्स हैं, उनको पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है, तो इसका मतलब है उनका मेटाबॉलिज्म कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी सेल का मेटाबॉलिज्म कम होना शुरू हो जाता है तो उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है, ये मुझे जल्दी से बताना आपने। ये आपके चौथे चैप्टर में से पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में से। If you can tell me that, I'll be very happy। मैंने आपको हिंट दे दिया पूरा कि चौथे चैप्टर में से है, और ये भी आपको बता दिया कि मेटाबॉलिज्म अगर किसी सेल का कम हो रहा है तो उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ना शुरू होगा, ये बता दो। कौन सा मैकेनिज्म है जिसका फेलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका वेरी गुड, लाइबा रशीद, थैंक यू सो मच किड, एक्सीलेंट, ठीक है। यस, एटीपीएस पंप एक्टिविटी जब ये नहीं होती तो फिर इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। ये क्या कर रहा है, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक हर दफा एक जो पॉजिटिव आयन है उसको बाहर फेंक रहा है, लेकिन जब ये काम नहीं कर रहा होता तो फिर आयन जो है वो अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जब अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या कहती है, कहाँ से कहाँ जाना है फ्लूइड ने, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो बाहर लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, अंदर हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, और जो फ्लूइड है वो बाहर से सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है और सेल जो है स्वेल करना शुरू करता है, ठीक है। सो अ फ्यू आवर्स ऑफ ऑलमोस्ट नो ब्लड सप्लाई कॉजेज डेथ ऑफ द कार्डियक।
ठीक है। अगर कुछ घंटे वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो फिर नेक्रोसिस होगी, फिर उसकी डेथ होगी। ठीक है। अब उसने थोड़ी सी रिक्वायरमेंट दी बताई हुई है कि एट रेस्ट क्या होती है रिक्वायरमेंट, और ओके ओके तो cardiac muscle requires about 1.3 milliliters of oxygen per 100 grams of muscle tissue per minute just to remain alive. ये सिर्फ उसके जिंदा रहने के लिए ही उसको चाहिए। ठीक है, कार्डिक मसल को। ठीक, जस्ट अलाइव काम करने के लिए एट रेस्ट उसको 8 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ग्राम्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, खासतौर से लेफ्ट वेंट्रिकल को, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने अगेंस्ट हायर प्रेशर काम करना होता है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है। 15 to 30% of the normal resting coronary blood flow will keep the muscle alive. ये उसको कम से कम जिंदा रख सकता है। ठीक है, उससे कोई बहुत अच्छा काम नहीं ले सकता, लेकिन उसे जिंदा रख सकता है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ लार्ज इन्फार्क्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हैज नो कोलैटरल एंड इज डेस्टिन्ड टू डाई। उसकी डेथ जो है वो इमिनेंट है, वो हो ही जानी है। ठीक है, क्योंकि वो लार्ज इन्फार्क्ट है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और चीजें आगे जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। हाँ, एक चीज है जिसे हम कहते हैं सिस्टोलिक स्ट्रेच। ये देखो, ये इसने बताई, वो ये बता रहा है कि जब इन्फाक्शन होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो एरिया ऑफ वो जो मस्कुलर वॉल है वो पहले वीक होना शुरू होती है, फिर वो फुल डैमेज होती है, फिर वो ऑलमोस्ट डेड हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है। तो जब वो वीक हो जाती है तो, और हार्ट जब पंप करता है, ठीक है, तो वो वीक पोर्शन जो है ना, ये जैसे लिखा हुआ है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट वीक पोर्शन बल्जेस आउट। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक स्ट्रेच। कॉन्ट्रैक्टाइल एनर्जी इज वेस्टेड, क्योंकि देखो, अगर ये बल्ज आउट ना करता, जैसे ये देखो यहाँ, अगर ये अपनी इस जगह को मेंटेन करता है, इस जगह को, ठीक है, तो क्या होता, इस बल्ज की वजह से एनर्जी जो है ना वो इधर डिसिपेट हो गई है, इधर यूज हो गई है। अगर ये यहाँ ही इसको, ये पूरी कंट्रैक्शन करता है इसकी, तो ये हम ब्लड को अच्छा पंप करता आगे। ठीक है, तो इस वेस्टेज ऑफ एनर्जी की वजह से जो है वो कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, हार्ट की पंपिंग फोर्स कम हो जाती है। ठीक है, लेस ब्लड इन पेरिफेरी एंड देन इट कैन लीड टू, इफ इट इज टू स्वेयर, तो फिर ये इसको हम कहते हैं कि टिश्यू डेथ भी हो सकती है। तो ये है सिस्टोलिक स्ट्रेच का कॉन्सेप्ट। और ये होगा किसमें, जब किसी भी वजह से आपके जो मायोकार्डियम है वो इन्फेक्शन भी हो सकती है, वो कोई कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। ठीक है, उसकी वजह से आपका जो मसल है, कार्डिक मसल जो है वो डैमेज हो गया। ठीक है, अच्छा, डैमिंग को भी छोड़ें, मैं आपको और कुछ चीजें काम की बताता हूँ। फिब्रिलेशन की हमने बात की थी। ठीक है, यूजुअली फिब्रिलेशन जो है, ये इसको हम कहते हैं, खास तौर से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को हम कहते हैं कि दिस इज द डेथ सेंटेंस। ठीक है, दिस इज प्रोलोग टू डेथ। प्रोलोग समझते हो क्या होता है? प्रोलोग तो थोड़ा बहुत, प्रोलॉग का कोई आइडिया नहीं? एनीथिंग जो कि एंटिसिपेटरी एक चीज होती है ना, जो कि चीज एक आपको, या एक जिसे आप कह सकते हैं कि समथिंग विच इज हैपनिंग बिफोर समथिंग अदर टू हैपन। ठीक है, उससे उसको हम प्रोलॉग कहते हैं। लिटरेचर में वैसे इसको अमूमन ये ज्यादा लिटरेचर में यूज होता है वैसे। पानी ऊपर हो गया, बस उसको बंद करो। ठीक है, तो ये जो है फिब्रिलेशन, इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। चलो, मैं कुछ जो है ना आपको अब इसकी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में बता सकूँगा, क्योंकि योर नेक्स्ट टीचर इज देयर। तो इंशाल्लाह वी विल, जब मेरा लेक्चर आएगा या फिर अगर कोई और टीचर को मैं इसको हैंड ओवर करूँगा। ठीक है, तो वी विल सी। ठीक, ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।